नमस्कार, स्वागत है सभी बच्चों का सोनू साइंस अड्डा 149 इस आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल पर सोनू साइंस अड्डा 149 आप सभी को साइंस का जो है सिलेबस करवाया जाता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर साइंस का सिलेबस जो है शुरू करवा दिया गया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कल जो वीडियो आप लोगों को मिली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अब डेली आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस जो है वो साइंस की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों का, सभी का जो भी देख रहा है उन सब का स्वागत है सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का जो है काम हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आज जो हमने काम करना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 3 करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैंने आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करवाई हैं। जो अभी के लिए क्लासेस चल रही हैं वो कम समय के लिए चल रही हैं। मैक्सिमम उसका टाइम हमने रखा हुआ है 25 मिनट तक का। 25 मिनट से ज़्यादा की क्लासेस अभी एक बार के लिए आप लोगों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर जो हैं बहुत कम है। तो धीरे धीरे जब बहुत बच्चे जुड़ जाएंगे, कम से कम सब्सक्राइबर जो हैं वो 1000-1500 बच्चे जब जुड़ जाएंगे तो फिर आप लोगों को बड़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अभी एक बार के लिए हम छोटी वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है छोटी वीडियो जल्दी से मतलब देख लेता है। और वैसे भी एक वो ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है तो वो 45 मिनट्स तक ही एक बार में पढ़ सकता है। तो अभी एक बार के लिए आप लोगों को 20-25 मिनट की वीडियो मिल रही है। मतलब एक टॉपिक का जो छोटा कंसेप्ट है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। बाद में धीरे धीरे आपको टॉपिक जो है वो पूरे एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न प्राणियों में श्वसन अंग, अलग अलग प्राणियों में सांस लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन पाया जाता है। जैसे हमारे पास सांस लेने के लिए हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए फेफड़े होते हैं, गैस को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, लंग्स होता है। वैसे ही और प्राणियों के अंदर जरूरी नहीं है कि फेफड़े ही पाए जाएं, वहां पर कुछ और दूसरा कोई अंग भी काम कर सकता है। तो उनका स्पेसिफिक ऑर्गन क्या होगा, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगी फर्स्टली मैं यहां पर लिखूंगी कि जो यूनिसेल्यूलर होते हैं बच्चे, जहां पर सिर्फ एक ही कोशिका काम करती है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक कोशिकीय जीव। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है, एक कोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में रेस्पिरेशन के लिए कौन काम करता है, एक कोशिकीय जीवों में रेस्पिरेशन के लिए कौन काम करता है। देखो, जब यूनिसेल्यूलर ही हो गया तो कौन काम करेगा, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक अकेली कोशिका ही तो होती है सारे काम करने के लिए, एक सिंगल सेल ही तो होती है वहां पर काम करने के लिए। तो एक सिंगल सेल और कोशिका के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है ना। तो जो 3 मेन पार्ट है, एक साइटोप्लाज्म है, एक सेल मेम्ब्रेन है। अब कोई भी गैस जब कोशिका के अंदर एंट्री करेगी, सेल के अंदर जब एंट्री करेगी तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंट्री करेगी ना। तो आप यहां पर या तो लिखो कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब ये कौन से यूनिसेल्यूलर की बात मैं कर रही हूं, यहां पर मैं बात कर रही हूं अमीबा, प्रोटोजोआ, अमीबा पैरामीशियम जैसे प्रोटोजोआ की बात कर रही हूं। ठीक है, मैंने ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, ऊपर लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनटू वेरियस एनिमल की बात कर रही हूं मैं यहां पर। ठीक है, वो यूनिसेल्यूलर जो एनिमल में आता है उस यूनिसेल्यूलर की बात नहीं कर रही, जो
प्लांट में आता है, प्लांट वाला अलग है कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि अमीबा पैरामीशियम ये एनिमल किंगडम में आने वाले यूनिसेल्यूलर हैं, और अमीबा पैरामीशियम एनिमल किंगडम के जिस ग्रुप में आते हैं उस ग्रुप का नाम है प्रोटोजोआ। तो याद रखना सभी आप लोग कि प्रोटोजोआ एनिमल किंगडम का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में यूनिसेल्यूलर एनिमल्स आर प्रेजेंट, यूनिसेल्यूलर जंतु या प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रोटोजोआ या अमीबा पैरामीशियम या युगलिना प्लाज्मोडियम ये किस से रेस्पायर करते हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल सेल होती है, ठीक है। इनके अंदर जो श्वसन अंग है वो क्या है, एकल कोशिका, जो सिंगल सेल है वही यहाँ पर क्या करती है, वो रेस्पिरेशन का काम करती है, वो श्वसन का काम करती है, ठीक है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन का काम करती है। तो नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्लियर हो गया कि सिंगल सेल के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है यहाँ कि और कौन कौन से प्राणी हैं। अब प्रोटोजोआ के अंदर जो यूनिसेल्यूलर है वो तो हो गए। अब मान लो कि कोई ऐसा है जो एनिलिडा ग्रुप में आता है। अब एनिलिडास जो है ना, ये एनिमल किंगडम का एक ग्रुप है बेटा, एनिलिडास, ठीक है, एनिलिडास। अब एनिलिडास के अंदर आप कहोगे कि प्राणी कौन कौन से आते हैं, तो एनिलिडा के अंदर आता है केंचुआ, अर्थवॉर्म जिसे बोला जाता है, ठीक है, केंचुआ। इसके अलावा यहाँ पर जोंक जैसे प्राणी भी आते हैं, केंचुआ, जोंक, जू जो होती हैं, जोंक को लीच बोलते हैं, लीच इंग्लिश में लीच, और लीस होती है जो जुएं होती हैं ना, जो उनको बोलते हैं यहाँ पर केंचुआ, जोंक, और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो जू ही लिखा होता है, वैसे एनसीईआरटी बुक में जू ही लिखा हुआ है, तो याद रखना केंचुआ, जोंक, जू, यानी इनको बोलते हैं लीस, ठीक है। तो ये लीस जो होती हैं ये यहाँ पर आते हैं एनिलिडा के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्राणी जो है रेस्पायर किससे करते हैं, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। इनकी त्वचा जो होती है उसी से ही ये सांस लेते हैं, त्वचा ही इनका क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। केंचुए का श्वसन अंग तो पता नहीं कितनी बार ही एग्जाम में आया हुआ है पहले भी। तो केंचुए का श्वसन अंग क्या है, केंचुए का श्वसन अंग त्वचा है, ठीक है, स्किन होता है। एनिलिडास के बाद यहाँ पर आती हैं मछलियों वाला ग्रुप, ठीक है, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जो है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मत्स्य वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं पाइसेस, ठीक है, पाइसेस। जो मत्स्य वर्ग होता है, इस मत्स्य वर्ग में सारी मछली शामिल होंगी, और जितनी भी मछली होती हैं वो किससे सांस लेती हैं, गलफड़ों से सांस लेती हैं, गलफड़े, ठीक है, गलफड़ों से सांस लेंगी। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गलफड़े, यानी कि गिल्स से सांस लेती हैं मछलियां। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है मछलियों के अंदर वो गिल्स से होता है, गलफड़े से होता है, ठीक है। फिर मछली के बाद यहाँ नेक्स्ट की जो एम्फीबियन होते हैं वो किससे रेस्पायर करेंगे, एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियन का मतलब क्या है, उभयचर। जो उभयचर होता है यानी जो लैंड एनिमल भी है और जो एक्वाटिक एनिमल भी है, जो धरती पर भी रहता है और जो पानी में भी रहता है। ऐसा जंतु जो पानी में भी रह रहा है और धरती पर भी रह रहा है वो एम्फीबिया ग्रुप में आता है, एनिमल किंगडम के उभयचर ग्रुप में आता है। तो जो एम्फीबियन होते हैं ये किससे रेस्पायर करेंगे, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेंढक, ठीक है, जैसे मेंढक, सैलामेंडर। मेंढक के अलावा और एग्जाम्पल है सैलामेंडर। तो ये जो हैं ये किससे रेस्पायर करेंगे, ये सांस लेते हैं किससे, ये सांस लेते हैं त्वचा व फेफड़े दोनों से, त्वचा व फेफड़े दोनों से लेते हैं, त्वचा व फेफड़े, स्किन एंड लंग्स दोनों से ये रेस्पायर करते हैं, स्किन से भी और लंग्स से भी, त्वचा और फेफड़े दोनों से ये रेस्पायर करते हैं। याद रखना आप सभी, और साथ के साथ आप सिर्फ ना देखते रहते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोनू साइंस अड्डा 149 क्लास को जब देख ही रहे हो और आपको अच्छी भी लग रही है तो आप इसको लाइक भी कर देना, ठीक है। बनता है भी लाइक करना, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए और कहीं ना कहीं मेरे खुद के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों तरह से फायदा हो रहा है। अगर आप लोग साथ दोगे, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे भी इसमें बेनिफिट होगा और आप लोगों का तो बेनिफिट है ही कि आप लोगों को मैं दिल से बिल्कुल सच्चे मन से बहुत अच्छा जो कंसेप्ट एग्जाम वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को साइंस करवाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। मेंढक सैलामेंडर त्वचा व फेफड़े, जो त्वचा व फेफड़े हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। फिर इसके बाद में यहाँ एम्फीबियन जो होते हैं इनका हो गया। एम्फीबियन के बाद यहाँ आते हैं रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले होते हैं, जो रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैडम जो सांप है, जो स्नेक है, वो भी तो उभयचर हो सकता है, क्योंकि जो सांप है वो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। लेकिन बच्चे जो सांप है वो रेंगने वालों में आता है, सांप जो है वो क्रॉलिंग एनिमल में आता है, जबकि मेंढक सैलामेंडर ये क्रॉलिंग वाले नहीं है, रेंग कर नहीं चलते, तो सांप तो रेप्टाइल में आएगा। सांप, छिपकली ये किस में आएंगे? रेप्टाइल में आएंगे, रेप्टाइल में। तो सांप, छिपकली, इसके अलावा और कौन? मगरमच्छ, ये रेप्टाइल में आते हैं, ठीक है। मगरमच्छ और कछुआ भी रेप्टाइल है, एक कछुआ भी क्या है? एक रेप्टाइल है, सरीसृप है। और इनके अंदर सांस लेने के लिए क्या है? हमारी तरह ही लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। याद रखना, हमारी तरह क्या पाए जाते हैं? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो एव्स होते हैं, एव्स या एवीज, जो भी आप इसको बोलना चाहो, जो क्या है? पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग में क्या आएंगे? सारे के सारे पक्षी आएंगे। तो पक्षियों के पास भी क्या पाए जाते हैं? पक्षियों के पास भी फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए। फिर इसके बाद आ गए हैं जी मैमल्स, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, खरगोश सब शामिल हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जो स्तनधारी होगा वो भी फेफड़ों से सांस लेगा। लंग्स जो हैं वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, गैसों के आदान प्रदान का काम करेंगे फेफड़े, ठीक है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एक ग्रुप है बेटा आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप है एनिमल किंगडम का, आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा नाम का ग्रुप है ना एनिमल किंगडम का, पहले तो इसकी खासियत बता दूं, ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर है कौन प्रेजेंट? यहाँ पर इंसेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। इंसेक्ट्स और जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, यानी उनके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, एकशेरुकी होते हैं ये, एकशेरुकी। लेकिन हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं। सांप, छिपकली, मछली, मेंढक, पक्षी सब वर्टिब्रेट में आते हैं। लेकिन जो कीट होते हैं ना, इंसेक्ट होते हैं, मक्खी, मच्छर, दीमक, चींटी, टिड्डा, जो ग्रास होपर होता है उसको बचपन में क्या बोलते थे? राम का घोड़ा, है ना। चींटी जो होती है, चींटी, आंट, ठीक है, स्पाइडर। तो ये एक होता है झींगा, प्रॉन जिसको बोलते हैं। झींगा जो होता है ना, प्रॉन, झींगा के आगे लगता है झींगा मछली। झींगा एक कीट है, झींगा कीट में आता है। प्रॉन जो है वो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है, झींगा आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है, ठीक है। तो याद रखना आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम का। यहाँ पर इंसेक्ट पाए जाते हैं और इंसेक्ट क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं, एकशेरुकी होते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो ये आर्थ्रोपोडा यानी कीट पतंग है, कीट पतंग यानी कि मक्खी, मच्छर, ठीक है, मक्खी मच्छर, चींटी, दीमक, ठीक है।
तो ये जो प्राणी है यहाँ पर, ये किससे सांस लेंगे भी? ये सांस लेते हैं ट्रेकिया से। ये सांस लेते हैं किसके द्वारा? ट्रेकिया से सांस लेते हैं, श्वास नली के द्वारा। किससे सांस लेते हैं? ये श्वास नली के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो याद रखनी है। क्या याद रखनी है यहाँ आपको? कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर ही आता है। कौन आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर? एक तो बिच्छू। बिच्छू भी किस में आता है? इंसेक्ट में आता है, कीट में आता है। यानी कि बिच्छू आर्थ्रोपोडा ग्रुप का ही प्राणी है। जैसे मकड़ी, मकड़ी यानी कि स्पाइडर, स्पाइडर भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप का प्राणी है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम करता है वो क्या है? ये आपको याद करना है। बुक लंग्स, पुस्तकीय फेफड़े। एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है बिच्छू यानी स्कॉर्पियो और स्पाइडर के अंदर। बिच्छू को स्कॉर्पियन बोलते हैं ना, तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे बुक लंग्स कहा जाता है। और बुक लंग्स के जरिए ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बुक लंग्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? पुस्तकीय फेफड़े। पुस्तकीय फेफड़ों के द्वारा ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना आप सभी, बिच्छू और मकड़ी ये क्या करते हैं? बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों से जो पूछा जाता है एग्जाम में कि अलग अलग प्राणियों के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कौन काम करता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, वो मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर करवाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करा रही हूं कि जो ह्यूमन के अंदर सांस लेने का जो काम होता है उसका सही क्रम क्या है? ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेशन का सही क्रम है वो क्या है? रेस्पिरेशन सीक्वेंस। ठीक है, रेस्पिरेशन सीक्वेंस इनटू ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन का सीक्वेंस क्या है, मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले ह्यूमन के अंदर जो हवा होती है बेटा, वो नासा छिद्र से एंट्री करेगी। नासा छिद्र, ठीक है, नासा छिद्र होते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स, जो हमारे नाक के दोनों पोर्स होते हैं। नासा छिद्र के बाद हवा जो है वो जाएगी ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी, ग्रसनी के अंदर जाएगी। ग्रसनी से फिर हवा जो है जाएगी हमारे कंठ के अंदर। ठीक है, कंठ द्वार के अंदर जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी, जहां से हमारे बोल निकलते हैं, वॉइस निकलती है। कंठ द्वार के बाद वो जाएगी हमारी श्वास नली में जाएगी, ट्रिकिया में जाएगी। ट्रेकिया के बाद हवा कहाँ पर जाएगी? ट्रेकिया के बाद हवा जो जाती है वो फाइनली बता रही हूँ, ट्रेकिया के बाद जाती है वायु कोष्ठक में। फाइनल जो वो जाके रुकेगी वो वायु कोष्ठक में रुकेगी। लेकिन श्वास नली के यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। एक तो श्वास नली का पार्ट हो गया श्वसनी, ठीक है, और श्वसनी से फिर वो बन गया श्वसनिका। श्वसनी से बन गया वो श्वसनिका। ठीक है, अब यहां श्वसनिका से फिर वो जाती है वायु कोष्ठक में। अब ये मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा ऑप्शन थोड़ी ना मिलेगा आप लोगों को, कुछ तो वो स्किप कर रखा होगा ना बीच में से। बस ऐसा ना हो कि वायु कोष्ठक पहले लिखा हो और श्वसनी बाद में लिखा हो, क्योंकि फिर तो ना वो सीक्वेंस गलत हो गया ना। मान लो कि वायु कोष्ठक यहाँ पहले लिखा हुआ है, कंठ द्वार बाद में लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस तो गलत हो गया ना। तो सीक्वेंस एकदम सही होना चाहिए। हो सकता है श्वास नली के बाद श्वसनी और श्वसनिका नहीं लिखा हो, डायरेक्ट लिखा हो वायु कोष्ठक। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है? रेस्पिरेशन सीक्वेंस इनटू ह्यूमन। ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिक्स, फेरिंग्स, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेरिंग्स, लेरिंग्स। फिर यहाँ श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? श्वास नली को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया। श्वसनी को बोलेंगे ब्रोंकी, ब्रोंकी। श्वसनिका को बोलेंगे ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। ठीक है, और वायु कोष्ठक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
जो फाइनल है यहाँ पर वायु कोष्ठक, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोलीज। एल्वियोलीज, ठीक है, एल्वियोली। एल्वियोली इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हमारे फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? एल्वियोलीज, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ करेक्ट सीक्वेंस इनटू ह्यूमन। सबसे पहले नाक के जरिए हवा हमारे शरीर में जाना स्टार्ट करती है बॉडी के अंदर, फिर फेरिंक्स से होते हुए लेरिंक्स के पास, लेरिंक्स से होते हुए ट्रेकिया के पास, ट्रेकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकियोल से वायु कोष्ठक के पास। अगर ये नहीं दे रखा तो ट्रेकिया के बाद डायरेक्ट दे रखा होगा वायु कोष्ठक, एंड वायु कोष्ठक हमारे फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात जो है आप याद रखना। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही काम करा रही हूँ। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। मैं एक बार चेकआउट कर लूँगी, अगर यहाँ से कुछ बताना रह गया होगा तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट 4 और डाल देंगे। अगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि ये बतानी चाहिए बच्चों को, ज़रूरी है, तो एक पार्ट और करवा दूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 4, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर क्लासेस चल रही है ना, एक ही क्लास लंबे समय तक नहीं चल रही, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 इतना कितना बड़ा हो गया। पहले टाइम तो देखो कितनी देर की वीडियो है, तो इतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं, ये कुल मिला के 1 से 1.5 घंटे का, आराम से 1.5 घंटे का टॉपिक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस जो भी वीडियोस आपको मिली हैं उन सबको देखें, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको कहें कि चैनल शुरू हुआ है साइंस के लिए, सोनू साइंस अड्डा 149, जहां पर बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे आराम आराम से साइंस का पूरा सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवाया जाना है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दिया करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। धन्यवाद। सभी बच्चे खुश रहें, भगवान आप सभी को सही सलामत रखे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्ते, राम राम।